नमस्कार, मैं हूं मनोज राठौर और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात भोपाल के सबसे चर्चित ट्विसा केस की करेंगे। ट्विसा की मौत अभी भी पहेली बनी हुई है। परिवार ने मौत को प्री प्लानिंग मर्डर बताया है। उन्हें स्टेट की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जाँच की मांग की है। दूसरी तरफ रिटायर्ड जज और ट्विसा की सास गिरिवाला सिंह ने बहू पर ही सवाल खड़े किए हैं। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल में एक्ट्रेस ट्विसा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए परिवार दर दर भटक रहा है। परिवार का आरोप है कि रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह के साथ पूरा प्रशासन मिला हुआ है। उनकी ना पुलिस और ना ही कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस मामले में गिरिवाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह पर दहेज हत्या का मामला दर्ज है, लेकिन ट्विसा के परिवार को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने के साथ ट्विसा के शव का दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। मेरा विनम्र निवेदन है कि बॉडी को तुरंत जो है संज्ञान लेते हुए सीएम मोहन यादव से रिक्वेस्ट है, मुझे सभी पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट है, इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत बॉडी को सुरक्षित एम्स दिल्ली भिजवाया जाए ताकि इसकी सही न्यायिक जांच हो सके, सही प्रमाणिक जांच हो सके। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, सीजीआई जो है इंडिया के माननीय सीजीआई वो इसका संज्ञान ले। ये जो मीडिया में 7 दिन बाद आई है क्योंकि इनके बेटे की रिजेक्ट बेल हो गई है, वो एक पहली बात है। और ये जो झूठे आंसू, ये तो भी सब्जेक्टिव है, आपको लगे या ना लगे, मुझे तो काफ़ी झूठे लगे इनके आंसू बहाना। दूसरी चीज़ ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक डेड डिसीज पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे इनकी सोच बाहर आती है कि कैसे इतने दिन तक शांत थी पर अचानक से एक मौका नहीं छोड़ा। एक जो जिनकी मृत्यु हो गई उन पे आरोप लगाए जा रही है और वो दवाई नहीं खा रही थी। ये इनको वो खाया भी नहीं उन्होंने, रिपोर्ट में आ जाती है। वो उनको घोषित करना चाहती है कि वो पागल थी, वो नहीं थी। और उन्होंने मैसेजेस में लिखा है ये बात होती थी कि इनको जानबूझ कर फोर्स किया जाता था हर चीज के लिए। शॉर्ट पीएम में मल्टीपल चोटों के निशान का जिक्र। बेल्ट नहीं मिलने से अधूरी रह गई फोरेंसिक जांच। गिरिवाला सिंह ने पुलिस को सूचना नहीं दी। पुलिस को पहली कॉल ट्विसा के परिवार ने की। एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को 3 दिन लग गए। ट्विसा की जेठानी को भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया। वीडियो से गिरिवाला सिंह क्या साबित करना चाहती थी? ट्विसा के आरोपी पति समर्थ सिंह की अग्रिम बेल भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दी, जबकि उनकी मां और पूर्व जज गिरिवाला सिंह बेल पर हैं। तमाम आरोपों के बीच गिरिवाला सिंह ने बहू पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बहू ट्विसा ने अपनी इच्छा से गर्भपात कराया था, इसके बाद वह अवसाद में आ गई थी। ट्विसा की मां रेखा से कई बार भोपाल आकर बेटी के साथ रहने की बात कही, लेकिन वह कभी नहीं आई। केवल एक बार वह बेटे के साथ भोपाल आई थी जब ट्विसा नाराज होकर मायके चली गई थी। उन्होंने अपनी बहू पर नशे का आरोप भी लगाया। हालांकि इन सभी आरोपों को ट्विसा के परिवार ने खारिज कर दिया। उसने समर्थ को फोन करके कोर्ट में बता दिया, आई हैव टेकन दैट एमटीपी पिल। मुझे ये भी लगता है कि एक्चुअली उस समय जब इसने फर्स्ट कोर्स शुरू किया था एमटीपी का, तो शी सेड वंस यू टेकन योर डिसीजन, हालांकि 33 इयर्स में टू रिवर्स टू हैव द फर्स्ट चाइल्ड इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन वो एक पल की खुशी हमें महसूस नहीं होने दी, न समर्थ को न मुझे। इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट। लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। 7th को शी मस्ट हैव टेकन द पिल। उसका एमटीपी पूरा उसने करा लिया। फिर वी हैड टू सपोर्ट हर। शाम को मैं ऑफिस से आती थी, उस गोद में सर लेकर बैठती थी, बिकॉज शी हैड लॉट ऑफ। ट्विसा की मौत अब एक मिस्ट्री बन गई है। पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, लेकिन परिवार को एसआईटी पर भरोसा नहीं है। इस मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की जा रही है। वहीं ट्विसा के परिवार के आरोपों को गिरिवाला सिंह सिरे से खारिज कर रही है। इस विवाद के बीच अब ट्विसा के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। परिवार अपनी मांग पर अड़ा है और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। आपने देखा इस पूरी रिपोर्ट में किस तरीके से इस पूरे मामले में अभी भी कई पेच है, कई तरीके के सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विसा के परिवार कई गंभीर आरोप जो है इस पूरे मामले में लगा रहे हैं। हालांकि ट्विसा की जो सास है, जो कि रिटायर्ड जज हैं,
उनकी तरफ से भी आरोप जो है बहू को लेकर लगाया जा रहा है, कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजीव त्रिपाठी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि ऑनलाइन जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार भावना शुक्ला भी मौजूद हैं। पहला सवाल हम डॉक्टर साहब से ले लेते हैं। संजीव जी, क्योंकि मामला सुसाइड से जुड़ा हुआ है जो अभी तक की थ्योरी सामने आई है, क्या लगता है इसके पीछे क्या साइकोलॉजी रही होगी, क्या मनोदशा रही होगी उस समय? क्योंकि कई तरीके के आरोप भी जो है वो उनकी सास ने लगाए हैं। उन्होंने नशे का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि वो बीमार थी, उनका इलाज भी चल रहा था। तो क्या लगता है इस पूरी थ्योरी के पीछे और क्या मनोदशा रही होगी उस समय ट्यूशा की? संजीव जी। जी देखिए, ये इसमें जो न्यूज़ आ रही है जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें ये पता चल रहा है कि बहुत प्रताड़ित थी, मानसिक और बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत स्ट्रेस में थी। तो ये एक कारण हो सकता है कि वो डिप्रेशन में हो और डिप्रेशन में आकर ही उसने सुसाइड किया हो। और एक पॉजिटिव माहौल जो घर में मिलना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम जो मिलना चाहिए, वो शायद उसको वहाँ नहीं मिला। तो बल्कि उसको वहाँ पर एडजस्ट होने में दिक्कत आ रही थी। उसका जो भी आरोप उनकी फैमिली तरफ से लगाया जा रहा है, इसको प्रताड़ित भी किया जा रहा था। क्योंकि दहेज हत्या की FIR दर्ज हुई है संजीव जी, और महज 5 ही महीने शादी के हुए थे। आखिरकार क्या स्थिति रही होगी जिस तरीके से आप बता रहे? क्योंकि 5 महीने शादी के बहुत कम होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से दोनों एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद 5 महीने में ऐसा क्या हुआ होगा? जी, कई बार एडजस्टमेंट होने में दिक्कत आती है हस्बैंड वाइफ दोनों में, और इसमें एक पार्टनर अगर कोऑपरेटिव नहीं है और दूसरा पार्टनर अपने एफर्ट डाल रहा है तो उसकी संभावना रहती है कि जो पार्टनर एफर्ट डाल रहा है वो कहीं ना कहीं बाद में गिव अप कर देता है और उसके डिप्रेशन में जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हमेशा ये रिलेशनशिप में होता है कि एक पार्टनर ज्यादा एफर्ट डाल रहा होता है, दूसरा पार्टनर थोड़ा इग्नोर कर रहा होता है, उस पर उसके इमोशन नहीं समझता है, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहता है, उसको टाइम नहीं देता है। जैसे बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं कि हमेशा फीमेल शिकायत करती है कि वो हमारे इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं, टाइम नहीं देते हैं, फैमिली के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं कभी, क्योंकि फैमिली में एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना नई बहू को भी। तो वो उसमें एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अगर वो मान लो उसके साथ के साथ में उसकी नहीं जम रही है तो हस्बैंड की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों के बीच में सही तालमेल बनवा सके वो। तो ये सारी चीजें बहुत इनिशियल लेवल पे लोगों को एडजस्ट होने में दिक्कत देती हैं। तो अगर वो कोऑपरेटिव नहीं है तो ये वजह होता है कि इस वजह से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, और ये डिप्रेशन ही एक बहुत बड़ी कारण होता है सुसाइड का। इसके अलावा कोई और ऐसा कारण नहीं लगता है कि वो आदमी चाहे प्रेशराइज किया गया हो या इमोशनली डिस्टर्ब हो, पर जो सुसाइड कर रहा है तो पूरी संभावना है कि उसने गिव अप कर दिया, वो डिप्रेशन में चला गया। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगा क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भावना शुक्ला भी मौजूद हैं। उनसे एक सवाल ले लेते हैं। भावना जी, क्योंकि एक बेटी के न्याय के लिए पूरा परिवार इस समय चक्कर काट रहा है, कचहरी के चक्कर काट रहा है, पुलिस अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है, CM हाउस भी पहुंचा हुआ था। तो क्या लगता है, क्योंकि कई तरीके की थ्योरी जो है बताई गई उनके परिवार के द्वारा कि पुलिस ने 3 दिन के बाद FIR दर्ज की, SIT गठन नहीं किया गया, कोर्ट में भी सपोर्ट नहीं मिला, उनको धमकी दी जा रही है। क्योंकि आप महिला हैं तो ऐसे में ज़्यादा समझ सकती हैं एक परिवार को कि उनकी बेटी खोई है। क्या कहेंगे आप? बहुत दुख की बात है और ये एक भले केस है, लेकिन आज हम BSTV को धन्यवाद इस विषय को उठाने के लिए, क्योंकि इस विषय को हम इसलिए उठा रहे हैं कि ये एक जो केसेस होते हैं 1, 2, 3 जो भी रहते हैं, ये समाज का हमको एक आईना दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। और यहाँ पे 2 स्तर पर हमको देखना है, पहला पारिवारिक रूप से और दूसरा जो कि सिस्टम है जिसके लिए आप बता रहे हैं और हम भी उसमें देखते आ रहे हैं, जब हम करीब से देख रहे हैं तो किस तरह से उस परिवार को जद्दोजहद करनी पड़ रही है न्याय के लिए। तो दोनों ही बहुत गंभीर मामले हैं। परिवार के स्तर की जहाँ तक बातचीत है, जैसा कि अभी साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि वहाँ पे जो एक व्यक्ति है बहुत एफर्ट डालता है और जब वो सक्सेस नहीं होता है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वही मामले हम जब देखेंगे, शुरू में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जाते हैं विक्टिम के ऊपर ही,
और बाद में पता चलता है कि जो पार्टनर के तरफ से आरोप लग रहे थे वो दूसरी शादी कर लेते हैं। ये खबर आते हुए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, तो ये पूरा पिक्चर हाईलाइट हो जाता है। लेकिन उस दौरान जिस ट्रॉमा से परिवार गुजरता है और ऊपर से ये जो आरोप का उनके ऊपर जो बर्डन होता है, ये बहुत शोचनीय और दुख की बात होती है। सिस्टम की बात है, जैसे हमने पहले दिन भी देखा था जब परिवार नोएडा से आया भोपाल में जी, और जब कोर्ट में पहुंचे थे तो भी वकीलों ने जिस तरह से घेरा था, जो खबरें हमें आ रही है या उनके परिवार से मैं भी संपर्क में थी जिस दिन ये पहला मामला हुआ था, उनके पिताजी का भी मैसेज आया, तो वहाँ पे जो उनके भाई आर्मी में रहे हैं उनको वहाँ से मदद लेनी पड़ी। तो ये देखिए कि ये तो अगर आप थोड़े से अपना इन्फ्लुएंशियल है या इस तरह का आपका बैकग्राउंड है तो कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो इस तरह का रुतबा या दबदबा नहीं रख पाते हैं, तो उनके लिए स्थिति कितनी विकट है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। बिल्कुल। तिवारी जी, डीएल तिवारी जो कि रिटायर्ड डीएसपी, वो भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, पुलिस को लेके कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप है कि 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज की। इतना ही नहीं, जब पोस्टमार्टम एम्स में हुआ उस दौरान जिस बेल्ट से फांसी लगाई थी ट्यूसा ने, वो बेल्ट भी जो है पुलिस जो है वहाँ पे मर्चुरी रूम नहीं ले गई है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही आपको नज़र नहीं आती है, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते? देखिए, ऐसा है कि जो बेल्ट ले जाने का सवाल आपने किया है, कोई जरूरी नहीं है कि जो सामान वहां मिले घटना स्थल पर उसको साथ में ले जाया जाए या साथ में भेजा जाए। एक्चुअल में जो पोस्टमार्टम होने के बाद पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में जो चोटें आती हैं और उसका जो नाप होता है, डॉक्टर उसमें नाप लिखता है कि नाप क्या रहा है, कितने मेजरमेंट है उसके और कितनी चोटें कहाँ पे हैं, या गले में जो निशान है, बेल्ट से अगर फांसी लगाई है तो वो बेल्ट जो है बाद में उसी डॉक्टर को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करता है रिपोर्ट, उसके बाद भेजा जाता है कि इस बेल्ट से इस तरीके की जो चोटें हैं वो आ सकती हैं, नहीं आ सकती। इसमें कहीं कोई लापरवाही प्रतीत नहीं होती। चलिए ठीक है, मान लेते, आपकी बात मान लेते, क्योंकि आप लंबे समय तक जो है वो पुलिस में रहे। लेकिन 3 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हो रही, दहेज हत्या का मामला दर्ज हो रहा है। जब परिजन वहाँ पे हंगामा करते हैं, कमिश्नर कार्यालय पहुँचते हैं, तब जाके एफआईआर होती है। देरी क्यों हुई आखिर? अनेक बार ऐसा हो जाता है कि परिजन थोड़ा देर से पहुंचे, 4 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे बाद पहुंचे, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बयान हुए। इस प्रक्रिया में 1-2 दिन लग जाते हैं और जब परिजन अपनी रिपोर्ट लिखते हैं या बताते हैं या बयान देते हैं या शिकायत करते हैं, तभी उस पर एफआईआर होती है। और इसमें इतना समय नहीं लगा है कि बहुत ज्यादा देरी मानी जाए। रिटायर्ड जज का असर तो नहीं था पुलिस पे? एसआईटी का गठन भी देरी से हुआ तिवारी जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कोई प्रभाव पुलिस पे नहीं रहता है। जो तथ्य आते हैं उस पर कार्रवाई की जाती है। सामने वाला किस पद पे है या रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं। डॉक्टर साहब के पास चलते। संजीव जी, एक सवाल है, क्योंकि जो गिरीवाला जी हैं, जो कि रिटायर्ड जज भी हैं, उन्होंने जो है कोर्ट के सामने जब अग्रिम जमानत ली तो उन्होंने जो अपनी तरफ से दस्तावेज दिए, उसमें एक कागज़ उन्होंने डॉक्टर का भी दिया जिसमें उनका इलाज चल रहा था। तो इलाज चल रहा था, काउंसलिंग चल रही थी और 5 महीने की शादी थी। तो इलाज के पीछे की जो आरोप लगा रहे हैं वो दवाइयाँ जो है जबरिया खिलाने का आरोप जो है वो ट्यूसा का परिवार लगा रहा है। लेकिन इलाज से कितना समय लगता है आराम मिलने में? देखिए, इसमें थोड़ा समय लगेगा। सारे जो पहलू जब सामने आएंगे इस पूरी कहानी के जी, तो इसमें इसी चोट के निशान है, तो इसका मतलब शायद उसको प्रताड़ित भी किया जा रहा था जी। अगर चोट के निशान है तो अभी सुसाइड है, तो इसका मतलब वो डिप्रेशन में भी थी। तो और अगर इलाज वाकई में चला है और वो कागज एकदम सही है, तो इलाज कब से चल रहा है, वो इलाज के लिए उतनी गंभीर थी कि नहीं थी, वो खुद भी कोऑपरेटिव थी कि नहीं थी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार को लगता है कि उसको प्रॉब्लम है, लेकिन पेशेंट उसमें एक्सेप्टेंस नहीं होता या वो इंसाइड नहीं होती, तो वो कई बार उसको डिनाई करता है और वो उसके लिए रेडी है। उसको लगता है कि शायद घर की परिस्थितियां सही हो जाएंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। कई बार ऐसा भी होता है। तो ये सारे और बहुत सारी मानसिक समस्याएं होती, सिर्फ एक ही नहीं है डिप्रेशन जी, और भी मानसिक समस्याएं हैं जिसमें कई बार सुसाइड भी होती है, मर्डर भी होते हैं।
लेकिन हम सिर्फ डिप्रेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि वही सारे पहलू निकल के आ रहे हैं जो इस तरह इशारा कर रहे हैं, हो सकता है वो डिप्रेशन में हो। क्योंकि ठीक है? एक लेकिन आने वाले संजीव समय में जो उनके जी, चेट पीछे जो भी dynamics थे, जी। एक चेट भी सामने आई थी जिसमें वो अपने सहेलियों से जिक्र भी कर रही है कि मैं परेशान हूँ, मैं शादी करके फंस गई हूँ, आप ऐसा मत करना। तो ये क्या इसके पीछे जोड़ सकते हैं? हाँ, उसमें आपने कहीं ये देखी बातें ये जरूर कर रही है, फंस गई, लेकिन उसने ये कहीं नहीं लिखा कि मुझे मारा जाता है जी, या मुझे प्रताड़ित किया जाता है। नहीं, तो इससे ऐसा ये तो लग रहा है साबित होता है कि वो emotionally डिप्रेशन में थी। हाँ, इससे ये पता चल रहा है कि वो डिप्रेशन में है, जी। उससे पता चल रहा है कि वो नेगेटिविटी से गुजर रही है, स्ट्रेस से गुजर रही है जी। लेकिन अब ये उसके जो उसके जो थॉट हैं, ये कॉग्निटिवली मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी तरह के डिप्रेशन वाले सिम्टम है ये, या हो सकता है कि उसमें कोई और भी सिम्टम हो जो दूसरी मानसिक बीमारी का इशारा कर रहे हो। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो कई बार कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि अभी वो बेचारी ऑलरेडी उससे किसी तरह ऐसा हुआ है, हादसा हुआ है, तो अगर उसको जज करें तो ये गलत होगा। लेकिन वो आने वाले जो और भी सिम्टम है पता चलेंगे उनकी बातचीत के बीच के जो और अंश अगर हमारे सामने कभी बाद में आएंगे और हमको पता चलेगा कि उनके बीच में क्या केमिस्ट्री थी, क्या डायनामिक्स थे, तो उससे हम किसी और किसी नतीजे पे भी पहुंच सकते हैं। ऐसा होता ही है कई बार, हमारा केस की और दिशा से शुरू होता है तो किसी और दिशा में चला जाता है जी, बिल्कुल। तो ये हम अभी किसी तरह से नहीं कह सकते। अभी इसको यही मान के चलते हैं कि डिप्रेशन का केस है और परिवार की तरफ से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, इसलिए वो सुसाइड हुई है। भावना जी, एक सवाल आपसे रहेगा कि ये भी आरोप था परिवार का कि कोई भी, क्योंकि अमूमन इस तरीके के केस रहते हैं तो परिजन से मिलने के लिए नेता भी चले जाते हैं, बाकी दूसरी पर्सनालिटी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। इस केस में परिवार का आरोप है कि कोई भी मिलने नहीं आया, कोई भी नेता नहीं आया, कोई भी आयोग नहीं आया, महिला आयोग जबकि है, मानव अधिकार आयोग है। हालांकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कमिश्नर से जवाब मांगा, लेकिन राज्य मानव अधिकार आयोग भी इसमें सक्रिय नहीं रहा, कोई संगठन सक्रिय नहीं रहे। कैसे देखती हैं इसको आप? परिवार का जो विक्टिम है उनके परिवार का शुरू से ये आरोप रहा है कि ये बहुत प्रभावशाली परिवार रहा है जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हैं ट्विशा के परिवार वालों ने, और सीएम हाउस के सामने भी उनको धरना देना पड़ा। फिर उसके बाद में जाके उनकी अधिकारियों से बात हो पाई है और उसके बाद में एसआईटी का गठन हुआ है जी। तो जब इस तरह के कई मामले ऐसे होते हैं कि स्वतः संज्ञान ले लिया जाता है तो बिल्कुल लिया जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी है तो सरकार की तरफ से अपॉइंट किया जाता है जब इस तरह के मामले रहते हैं यहाँ पर। तो वो जैसे आप जो चेट की बात भी कर रहे थे तो उसमें भी ये पता चल रहा है कि एक वो पीड़िता तो थी वहाँ पे, क्योंकि जो उसके विक्टिम है और उनकी मदर का जब हम चेट देखते हैं तो चेट हिस्ट्री में भी वो बातें आती है कि बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, और हर बार सहेली का चेट जो सामने आया है या मदर का जो चेट आया है उसमें ये बातें भी मेंशन की, अभी बात नहीं कर सकती, मैं बाद में करूँगी, इस तरह के। तो इससे दबाव भी एक रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में इंसान अभी नहीं कर सकती ये बात है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दबाव में था। और उसके बाद क्रोनोलॉजी, हालांकि अभी एसआईटी गठन हुई है, कोर्ट का मामला है, ये सारी तहकीकातें होंगी और अभी उनकी पोस्टमार्टम भी नहीं मतलब एक हो चुका है, दूसरे की डिमांड की जा रही है क्योंकि उसमें भी बताया जा रहा है चोट के निशान हैं। तो यहाँ पे विक्टिम तो वो रही हैं एक, इससे तो ये जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं उनसे हम ये मना तो नहीं कह सकते हैं। तिवारी जी जुड़े हुए लगातार हमारे साथ। तिवारी जी, सवाल वही है कि जब अग्रिम जमानत के लिए गिरिवाला सिंह की जो अर्जी थी, याचिका थी अग्रिम जमानत की, वो कोर्ट में लगाई गई, तो पुलिस ने क्यों आपत्ति नहीं करी? पुलिस को आपत्ति करना था, आराम से उन्हें बिल्कुल ये स्पेशल केस मुझे लगता है कि जिसमें इतनी जल्दी जो है वो अग्रिम जमानत मिल गई। हालांकि उनके बेटे की जमानत को खारिज कर दिया। क्या पुलिस यहाँ पर भी सक्रियता दिखा सकती थी क्या, तिवारी जी? मेरा ऐसा कहना है कि जब न्यायालय में कोई अग्रिम जमानत के लिए अप्रोच करता है तो जरूरी नहीं है कि पुलिस उसमें कोई विरोध करे या पुलिस से रिपोर्ट नहीं मांगी जाए मजिस्ट्रेट द्वारा, तो कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस रिपोर्ट दे। शुरुआती मामलों में, शुरुआती विवेचना में ये सब होता रहता है। जिसको अग्रिम जमानत देना है, आरोप तो पति के ऊपर मुख्य रूप से है कि पति द्वारा मारपीट की जाती, और जो मैडम गिरिवाला सिंह है उनके ऊपर क्या आरोप है ये तो एफआईआर और बयानों से पता चलेगा। एक्चुअल में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसमें क्या पोजीशन है उनकी और क्या उनका
कृत्य है इन धाराओं में कैसे जुड़े हैं वो, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन में विषय है। और शुरुआती मामलों में तो जो सामान्य तौर पर महिलाओं को सॉफ्ट कॉर्नर एक हमेशा रहा है और कानून का भी साफ कॉर्नर रहता है। लेकिन पुलिस पर जो है परिवार को भरोसा नहीं है, जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, भोपाल की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। आखिरकार ऐसा क्या कर दिया पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने? कुछ तो परिवार को लगा हुआ, तब तो उन्हें भरोसा नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, परिवार जो है आशंकाओं पर रहता है, उसको लगता है कि सामने वाला जज रहा है तो हमारे जो न्यायपालिका है वो प्रभावित होगी, पुलिस प्रभावित होगी। पर ऐसी परिस्थितियां नहीं रहती हैं। जो आप कहते हो, जो आप कथन देते हो, जो पीड़ित पक्ष है वो जो कथन देता है उसी के आधार पर कार्रवाई होती है। कथन सभी के जो है जैसे बताए जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं, इसमें प्रभाव का कोई रोल होता नहीं। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब वही फिर से बात सामने आती है कि उन्हें भरोसा ही नहीं है एसआईटी पे, तो वो कैसे जांच में सहयोग करेंगे फिर? देखिए, भरोसा तो उन्हीं को करना पड़ेगा, या वो करना चाहे अन्य कोई एजेंसी से कराना चाहे। एसआईटी एक ऐसी चीज है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो उसमें महिला भी होंगी और सब तरीके के लोग होंगे, 2 लोग 3 लोग जो भी एसआईटी के गठित हैं जी, तो उनको विश्वास करना चाहिए। जो वो बता रहे हैं वैसा हो रहा है तो विश्वास तो उनको होगा, आज नहीं तो कल होगा। बिल्कुल। हम संजीव जी के पास चले जाते हैं, क्योंकि संजीव जी, मामला कहीं ना कहीं उनकी मनोदशा से भी जुड़ा हुआ है। कई तरीके की डिप्रेशन की आपने बात कही कि हो सकता है कि डिप्रेशन हो उनको, क्योंकि चेट भी सामने आई है, कई तरीके के सबूत भी इससे जुड़े हुए हैं। जब कोर्ट की प्रोसेसिंग चलती है तो उसमें ये सबूत जो है वो कितना काम आता है? जब इस तरीके की बीमारी किसी को होती है, किसी तरीके कोई डिस्टर्ब होता है, तो ये प्रूफ करने में और इसके एविडेंस के तौर पर हमें कितना इसे अहम मान सकते हैं? क्योंकि ये तो सीधे तौर पे फ़ायदा करेंगे गिरीवाला सिंह को। हाँ, अगर किसी तरह की मानसिक समस्या है तो वो उसको फायदा तो पहुंचा सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा माना जाता है ये कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसको सब कुछ नेगेटिव दिखता है और उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती है, तो वो हो सकता है उससे एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ काम करना चाहिए, घर की कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पर उसका मूड स्विंग्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, तो वो उसको उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती है। तो ये सबसे बड़ी गलती सोसाइटी में ये है कि हम डिप्रेशन या एंजाइटी ऐसी तरह की कोई मानसिक समस्याएं होती हैं उसको व्यक्ति विशेष की गलती मानते हैं, जबकि एक मानसिक समस्या है और उससे कोई भी गुजर सकता है और उसको उस समय एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। उस समय उसको परिवार को समझना चाहिए कि अगर ये नहीं कर पा रही है या चीज़ों को समझ नहीं पा रही तो उसके पीछे इसकी मानसिक स्थिति है, इसमें उसको एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, इसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। लेकिन उसमें उल्टा उसके साथ और ज़्यादा स्ट्रेस देने लगते हैं, उसको और ज़्यादा उसके लिए समस्या खड़ी करने लगते हैं, तो उससे वो और ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाती है फैमिली में। तो इस बात की संभावना है कि अगर वो पहले से भी इलाज ले रही होगी अगर तो डेफिनेटली वो जो परिवार है वो इस बात के लिए आरोप लगा सकता है कि हमसे छुपाया गया और उसको मानसिक समस्या थी और पहले से थी, इस चीज़ का उनको फायदा मिल सकता है। और अगर वो बाद में हुआ है तो ये इस बात का फायदा परिवार को मिल सकता है कि अगर वो पहले अच्छी वाली थी और आपने उसको इतना प्रताड़ित किया कि वो डिप्रेशन में चली गई, उसको इलाज लेना पड़ा, तो ये सारे पहलुओं को हमें समझना पड़ेगा। तो वो सुसाइड के पीछे कारण क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उनके बीच के डायनेमिक्स क्या है, वो सारी चीज़ें आगे हमारे सामने आएंगी, तभी हम किसी नतीजे पर पहुँच पाएंगे। भावना जी, एक सवाल आपसे ये रहेगा कि लगातार फैमिली जो है वो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। 8 दिन हो चुके मरचूरी में ट्यूसा का शव रखा हुआ है अंतिम संस्कार के इंतजार में। 2 प्रमुख मांग है, एक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो जाए, कोई एजेंसी उसे जांच करे, सुप्रीम कोर्ट गाइड करे, और इसके अलावा दूसरी जो उनकी प्रमुख मांग है कि उनको भोपाल एम्स पे भरोसा नहीं है, उनका ये कहना है कि दखल अंदाजी है, दूसरी बार पीएम जो है वो दिल्ली एम्स में हो। तो ये दोनों मांगे क्या पूरी नहीं कर सकती सरकार? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ का कानून भी ये कहता है कि जो दोषी है उसको बराबर सज़ा मिलना चाहिए और किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन की जो भी लेयर है उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी, जैसा कि अभी यहाँ पे पुलिस के भी जो डीसीपी साहब हैं उन्होंने एक जो बात बताई है कि कई बार जो बेल की जो बात आ रही है
एक बहुत अच्छी बात पे ध्यान खींचा है कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि पुलिस कोर्ट में जाकर जो बेल अप्लाई की गई है उसका विरोध करें। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये रहता है, अगर ये है तो हमारे सिस्टम पे बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो विक्टिम है, जो परिवार है, वो पुलिस के पास मामला दर्ज करता है, पुलिस केस डायरी बनाती है, वो कोर्ट में पेश होता है। अब वो कितनी स्ट्रांग बनी है, और ऐसे में नॉन बेलेबल वारंट है या कोई क्राइम किया गया है, तो जो अपराधी है वो तो सीधे से जमानत के लिए अर्जी देगा, और विक्टिम की तरफ से कोई वहाँ पे पेश ही नहीं हो पाएगा जमानत का विरोध करने के लिए। अगर पुलिस नहीं कर सकती, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसका मतलब है कि नॉन बेलेबल का मतलब खत्म हो जाएगा, वो आराम से बेल लेके जाते जाएंगे, क्योंकि एक ही तरफा फिर हो पाएगी सुनवाई। अगर ये है तो ये भी एक गंभीर विषय है कि जब जमानत के लिए अर्जी दी जाती है, जैसे जो पति समर्थ सिंह जो बता रहे हैं फरार हैं, जी जी, तो आप कानून का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं जी? बेल लगा रहे हैं, आपकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई है, तो उसके बाद में फरारी क्या दर्शाती है जी? ये चीज़ें जी। भावना जी, बिल्कुल समय की कमी है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय बचा है, एक सवाल में ले लेता हूँ, डीएसपी साहब से ले लेता हूँ, तिवारी जी से। तिवारी जी, न्याय की उम्मीद है जो परिवार है उसे यहाँ की पुलिस से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच एजेंसी है, पुलिस को लेके क्या कहेंगे? पुलिस इस पूरे मामले में कितना खरा उतरेगी? कई आरोप लगे उस पर, संक्षिप्त में जवाब चाहिए मुझे। देखिए, आरोप तो कहीं भी लग सकते हैं, पर पुलिस अपना काम करती रहती है, पुलिस को इसका कोई प्रभाव पुलिस पर पड़ता नहीं। और जो विषय है, और जैसे जमानत है, तो जमानत का विरोध जो हमारे डीपीओ है वो वहाँ मौके पर करते हैं, केस डायरी जाती है और अदालत में डीपीओ उसका विरोध करते हैं। और जो दूसरी परिस्थितियां हैं जहाँ एसआईटी गठित है और जहाँ 3 लोग इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हैं, और किसी की निगरानी में करें या नहीं करें, लेकिन जो तथ्य आते हैं पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। हमेशा पुलिस जो है निष्पक्ष रहती है, रहना भी चाहिए पुलिस को। किन्हीं मामलों में देखिए अपवाद हर जगह है, तो ये जरूरी नहीं है, और हर आदमी को विश्वास नहीं होता। जिसका एक आदमी चला गया, जिसकी बच्ची चली गई, उसका मन अलग होगा, उसका दुख अलग होगा जी। और हमारा और आपका जो कंसर्न है वो अलग हो। एक सवाल, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब से ले लेते हैं, समय कम है। संजीव जी, इस केस को एक मनोदशा के हिसाब से कैसे देखते हैं? संक्षिप्त में फिर जो है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। एक आखिरी जवाब आपसे। मनोदशा के हिसाब से मैं यही कह सकता हूँ कि मानसिक समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, वो इतनी अनआइडेंटिफाइड हैं कि अभी ये रिसर्च आई है जिसमें करीब 40% लोग किसी न किसी तरह की मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन कर पाना और उसको एक अलग तरह से ट्रीटमेंट मिलना, ये अभी सोसाइटी में बहुत दूर की बात लगती है। तो हम मानसिक समस्याओं के प्रति जागरूक हों, उनको देख पाएं, उनके लक्षणों को देख पाएं, उनके परिणाम जो होते हैं उसमें हम पहले से जागरूक हों कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, तो हम शायद इस तरह की बहुत सारी घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल रोक सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, संजीव त्रिपाठी जी, डीएल तिवारी साहब आपका भी, और वरिष्ठ पत्रकार भावना शुक्ला आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी भी जो ट्विशा का जो शव है वो अभी अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहा है। 8 दिन का समय हो चुका है, कानूनी कई तरीके के पेच है, अनुमति मिलनी है। आज बस डिबेट शो में इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ जो है आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।